हेलो दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले दो लेक्चर से सिर्फ ट्वेल्थ बोर्ड 2022 के लिए लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। 2022 में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी के अनुसार क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं, जिससे आप घर बैठे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकें। तो अगर आप लोगों में से कोई भी ट्वेल्थ का स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच पाए। और 11th के जो भी स्टूडेंट हैं या 10th के जो भी स्टूडेंट हैं या जेई में नीट का जो भी स्टूडेंट है वो निराश ना हो, उनके लिए भी बहुत जल्द लेक्चर लेके आने वाले हैं। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। आज क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में डिफरेंस क्या क्या है उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने वन साइड में क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और सेकेंड साइड में है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमको देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसका पहला डिफरेंस क्या है? इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा मैंने बताया भी हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक एग्जाम्पल में दो प्लस चार्ज, जब दो प्लस चार्ज होती है तो वो एक दूसरे को रिपेल करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर प्लस प्लस चार्ज लेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जब माइनस माइनस चार्ज लेंगे यानी माइनस क्यू लेंगे तो भी रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। तो यहाँ जो फोर्स का नेचर होगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा। कैसा होगा? रिपल्सिव नेचर। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि एक माइनस क्यू मैंने चार्ज ले रखे हैं और दूसरा प्लस क्यू चार्ज है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव लग रहा है। क्या है? अट्रैक्टिव लग रहा है, यानी अट्रैक्टिव नेचर का होगा। यहाँ जो फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव नेचर का, क्योंकि यहाँ पे अनलाइक चार्ज है। तो अनलाइक चार्ज में अट्रैक्टिव नेचर होता है और लाइक चार्ज में रिपल्सिव होता है। लाइक का मतलब होता है प्लस प्लस या माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिपल्सिव नेचर है, यहाँ अट्रैक्टिव नेचर है। ठीक है, तो दो टाइप का चार्ज है तो दो टाइप का नेचर भी है फोर्स का। उसी तरह से हम आगे देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफरेंस। इट ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये क्या होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि मास क्या होता है? एक ही टाइप का होता है। इसमें प्लस माइनस इस तरह से नहीं होता है। जब भी चार्ज होता है एक टाइप का होता है, तो इसमें फोर्स का नेचर भी कितना होगा? एक टाइप का होगा, वो भी अट्रैक्टिव। कैसा होगा? अट्रैक्टिव नेचर का। तो देखिए यहाँ पे M1 M2 दो मास मैंने ले रखे हैं और दोनों को हम लोग सेंटर से यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन किए हुए हैं, उसी के अलॉन्ग फोर्स लगता है। ये हम लोग कूलम्स लॉ में भी देख रखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? ए अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। अब दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के डिपेंड्स ओपन मीडियम। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के जो होती है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। ये हम लोगों ने कूलम्स लॉ में भी देखे थे कि वहाँ जो स्पेस में या वैक्यूम या एयर में जो इसका वैल्यू होती थी 9 इंटू 10⁹ NM स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होती थी। ठीक है, तो वहाँ पे अगर इस उसी वैल्यू को अगर के को अगर हम एयर में ले जाते, सॉरी वाटर में ले जाते, ग्लास में ले जाते, तो उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, वैल्यू क्या होता है? चेंज हो जाता है। यानी ये डिपेंड करता है, के क्या होता है? डिपेंड करता है किस पे? मीडियम पे। मीडियम का होता है जैसे एयर हो गया, ग्लास हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ये सब मीडियम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो होती है वो मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। आप इसको कहीं भी रख दो, आप एयर में रख दो या आप ग्लास में रख दो या आप वाटर में रख दो या वैक्यूम में रख दो, इस पे डिपेंड नहीं करता, यानी इसका वैल्यू में चेंज नहीं होगा। इसका वैल्यू क्या होता है? तो 6.67 इंटू 10⁻11 NM स्क्वायर बाई kg स्क्वायर इसका वैल्यू होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। और के का क्या होता है? मैंने अभी बता रखे थे कि 9 इंटू 10⁹ NM स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो थर्ड क्या होता है? थर्ड क्या? इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वेरी लार्ज होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ वेरी लार्ज, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स छोटा होता है, तो इट इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? लार्ज होता है। यहाँ पे इट इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, यही डिफरेंस था, यही
आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंसेस थी। दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या कि सिमिलरिटीज बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। दोस्तों इसको जानने से पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, देन हम लोग सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मैंने एक कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल लेके आ गए हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने एक ब्लॉक ले रखे हैं, इस ब्लॉक को एक ट्रायंगल पाथ पे हमको मूव कराना है, यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल पाथ है, यानी ए से बी और बी से सी, या डायरेक्ट हम ए से सी भी भेज सकते हैं। तो दो पाथ, इसको अगर बोलेंगे कि इस ब्लॉक को हमको सी के पास ले जाना है, यानी ई इनिशियल पॉइंट है और सी क्या है, फाइनल पॉइंट है, तो हमको इनिशियल से फाइनल ले जाना है। तो इसको फाइनल पे ले जाने के लिए दो रास्ते हैं, या तो हम क्या करें ए से सी चले जाए यानी पाथ 1 से चले जाए, या हम पाथ 2 से यानी ए से बी जाए और बी से ए से बी जाए और बी से सी जाए, दो पाथ से हम जा सकते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स का क्या कहना है, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर ऐसे जाता है तो जितना वर्क डन होगा उसी तरह से अगर पाथ 2 से भी जाएगा तो उसका भी वर्क डन सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तो बोलेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पे हम क्या लिए, एम जी क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखे हैं। तो इस ब्लॉक को पहले हम निकालते हैं, इस ब्लॉक को निकालते हैं पाथ 1 के द्वारा। पाथ 1 के द्वारा देखते हैं कि इसका वर्क डन क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे W1 इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, हमको पता है कि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है। और यहाँ पे फोर्स क्या एम जी है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है एम जी, तो यहाँ पे एम जी ले रखें, ठीक है। और यहाँ पे एल डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे एल लिए, और कॉस 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 प्लस थीटा होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ 90 है, और डिस्प्लेसमेंट क्या थीटा, यहाँ से यहाँ थीटा है, तो यहाँ से यहाँ 90 और यहाँ से यहाँ थीटा, यानी 90 प्लस थीटा, यानी एम जी यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 और प्लस थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा लिखे। और हमको पता है कि कॉस 90 प्लस जो थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो देखिए एम जी एल माइनस साइन थीटा, यानी माइनस लग जाएगा पहले, तो माइनस एम जी एल साइन थीटा, माइनस एम जी एल साइन थीटा। तो इसका वर्क डन बाई पाथ 1 कितना आ गया, माइनस एम जी एल साइन थीटा। अब हम लोग देखते हैं पाथ 2 के द्वारा। तो पाथ 2 के द्वारा जानने से पहले हम लोग को निकाल लेते हैं कि बीसी का डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो बीसी को डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग कंपोनेंट के द्वारा निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एल है, एल को जब हम क्या है, जब हम कंपोनेंट जब हॉरिजॉन्टल के अलोंग कंपोनेंट तोड़ेंगे, यानी जिस साइड के साथ कंपोनेंट बनता है उसके एलोंग, अगर उसी के एलोंग अगर हम क्या है कंपोनेंट तोड़ते हैं तो कॉस थीटा के टर्म में होता है। तो अगर यहाँ पे एल है तो एल कॉस थीटा हो जाएगा। और वाई एक्सिस क्यों नहीं, वर्टिकली जो होगा यानी जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा उसके साथ क्या होगा, एल साइन थीटा होगा, क्योंकि एल मैग्नीट्यूड है तो साइन थीटा, तो एल साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एल साइन थीटा अगर यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग है तो वाई एक्सिस के कहीं भी पैरेलल लेंगे तो आपका एल साइन थीटा ही बनेगा। तो यहाँ भी एल साइन थीटा तो यहाँ भी एल साइन थीटा। उसी के अनुसार अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि इसे जब कंपोनेंट तोड़ेंगे, अगर हम यहाँ पे एल का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो यहाँ पे एल कॉस थीटा बनेगा, और वाई एक्सिस में क्या होगा, एल साइन थीटा बनेगा। तो अब देखते हैं दोस्तों पाथ 2 के द्वारा वर्क डन क्या होता है। तो W ए से बी देखते हैं, W वर्क डन बाई पाथ 2 इक्वल टू WAB प्लस WBC। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि FD कॉस 90 डिग्री, यहाँ देख रहे हैं कि MG नीचे और ए से बी में डिस्प्लेसमेंट आपका ए से बी है तो हॉरिजॉन्टल है, तो ये आपका डाउनवर्ड है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल और डाउन में कितना होता है, 90 डिग्री एंगल बनता है, तो यहाँ 90 डिग्री मैंने ले रखे। अब प्लस MG, क्योंकि फोर्स क्या है MG, तो MG एल साइन थीटा। अभी मैंने देखा है बी से सी के बीच में BC डिस्प्लेसमेंट क्या था, एल साइन थीटा, तो मैंने यहाँ पे MG एल साइन थीटा पुट कर रखे। और कॉस 180, तो देखिए यहाँ पे MG हमेशा क्या होगा, यहाँ भी MG नीचे लगा तो यहाँ भी MG आएगा तो क्या होगा, नीचे ही लगेगा। तो MG नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, यानी BC पाथ पे चलेगा तो MG नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो क्या हो जाएगा कॉस 180 डिग्री। तो FD कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो। और जीरो में जब हम फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। तब जीरो प्लस MG एल साइन थीटा, और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। तो क्या जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -MG एल साइन थीटा। तो देख रहे हैं कि वर्क डन बाई पाथ 1 इक्वल टू वर्क डन बाई पाथ 2 यहाँ पे आ रहा है, यानी एक कंजर्वेटिव फोर्स का जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है।
अब देखते हैं इसका सेकेंड तरीके से। सेकेंड तरीके में क्या है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्लोज पाथ का जो वर्क डन होगा, यानी क्लोज पाथ का जो वर्क डन होगा वो आपका जीरो आना चाहिए। अगर वर्क डन जीरो है तो हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर वर्क डन क्लोज पाथ का जीरो नहीं है तब बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जो हम लोग 11th में उसको वर्क पावर एनर्जी में ढंग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि इसका क्लोज पाथ पे वर्क डन जीरो है कि नहीं। तो देखिए एक ब्लॉक है जो हम एच हाइट पे ले जा रहे हैं, तो एच हाइट पे ले जाएंगे तो यहाँ पे निकलते हैं कि वर्क डन कितना हो रहा है। तो एच हाइट पे यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फोर्स नीचे, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, तब डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फोर्स नीचे। तो क्या पर लिखेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू mgh cos 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, तो इसमें एंगल कितना होगा 180। तो यहाँ पे लिखे cos 180। तो यहाँ पे W यानी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ जाएगा माइनस mgh। जब ऊपर की तरफ, जब ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस mgh इसका वर्क डन होगा। और जब देखते हैं कि ब्लॉक जब एच हाइट से डाउनवर्ड आता है, नीचे की तरफ आता है, तो mg भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। तो यहाँ पे एंगल डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच में कितना बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए कि W वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू mgh cos 0 डिग्री। तो यहाँ से mgh। अब हम दोनों को नेट निकालते हैं, यानी क्लोज पाथ निकालते हैं। तो नेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू W1 इक्वल प्लस W1 प्लस W2। तो यहाँ पे WG इक्वल टू, यहाँ पे W1 कितना था माइनस mgh, तो यहाँ पे माइनस mgh पुट किए, प्लस यहाँ पे W2 कितना था mgh, तो यहाँ पे mgh पुट किए। और जब दोनों को ऐड करेंगे तब जीरो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से क्लोज पाथ पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लोज पाथ पे वर्क डन क्या है, जीरो है। तो क्लोज पाथ पे वर्क डन भी जीरो है, और यहाँ पे देखें कि जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड भी नहीं कर रहा, यानी कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो आपका कंजर्वेटिव नेचर का होता है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक भी क्या है, आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है। तो अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे सिमिलरिटी। अब आते हैं क्या कि सिमिलरिटी बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस दैट इज वर्क डन बाय देम डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। अभी मैंने देखा था, बोल रहा है क्या कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। वो वर्क डन बाय देम डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, उससे जो वर्क होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं होता है, यानी किससे जा रहा है वो डिपेंड नहीं करता। वो फाइनल और इनिशियल, यानी इनिशियल पॉइंट देखता है और फाइनल पॉइंट देखता है, ठीक है, वो पाथ नहीं देखता है। तो यहाँ पे फिर से इसको दोहरा देते हैं कि बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस दैट इज वर्क डन बाय देम डज नॉट डिपेंड ऑन ओपन पाथ। माने वैसा फोर्स जो क्या, जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और दूसरा क्या है कि बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। बोथ आर क्या है, सेंट्रल फोर्सेस होता है। द फोर्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ बॉडी, बोला कि उसमें जो फोर्स लगता है वो लाइन ज्वाइनिंग, जो हम दो बॉडी का जो सेंटर से हम जो लाइन ज्वाइन करते हैं उसी के अलोंग फोर्स लगता है। ऑलरेडी हम लोग कूलम्स लॉ में देख रखे थे। यहाँ पे देख रहे हैं कि दो चार्ज के सेंटर से मैंने एक लाइन ज्वाइनिंग कर रखे हैं, और इसी के अलोंग क्या है आपका फोर्स लग रहा है एफ ही, इधर भी आपका एफ ही लग रहा है, ठीक है, इसी के डायरेक्शन में लग रहा है, यानी जो लाइन ज्वाइनिंग किए हुए हैं उसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लग रहा है। इसमें भी आपका अट्रैक्टिव में भी वही है, यहाँ पे देख रहे हैं कि दो सेंटर से मैंने लाइन ज्वाइनिंग कर रखे हैं, उसी के अलोंग आपका फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल में भी वही हो रहा है, देख रहे हैं दो मास ले रखे हैं, दो मास का जो सेंटर से मैंने यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग कर रखे हैं, और उसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग यहाँ पे एफ जी लग रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से तो क्या है, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, दोनों क्या सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि सेंटर पे ही इसका फोर्स लगता है। फोर्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ बॉडी, ठीक है, इसमें जो फोर्स लगता है वो सेंटर ऑफ बॉडी के पे लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोल रहा है कि ये दोनों जो आपका फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² को फॉलो करता है। ऑलरेडी हम लोग कूलम्स लॉ में भी देखे थे। कूलम्स लॉ में क्या होती थी, एफ ई इक्वल टू के Q1 Q2/r²। तो जो एफ ई का जो मैग्नीट्यूड होती थी, यानी जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होती थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होती थी। r² क्या डिस्प्लेसमेंट, r² क्या डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। उसी तरह से यहाँ पे एफ जी है, एफ जी इक्वल टू जी m1 m2/r²। यहाँ भी देख रहे हैं कि एफ जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। r² क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, दो मास का बीच का डिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, दो तीन
मार्क्स का होंगे, ऑब्जेक्टिव में भी हो सकते हैं और 2 मार्क्स के आपका सब्जेक्टिव में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आपका डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आ सकते हैं, या आपका सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आ सकता है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।